कुछ चीजें दलगत राजनीति से ऊपर होती हैं और महिलाओं का सशक्तिकरण और भागीदारी मुझे लगा था उसमें से एक है। मैं आज इस देश की एक महिला होने के नाते बोलना चाहती हूं, एक वो महिला जो नौकरी करती थी और फिर लगा कि सार्वजनिक जीवन में बदलाव का सबसे सशक्त माध्यम है राजनीति से जुड़ जाना। ऐसा इस देश की बहुत सारी महिलाओं को लगता है। एक आधी आबादी है जिसको यह लगता है कि उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। तो जब मोदी सरकार ने विमेंस रिजर्वेशन बिल की, महिला आरक्षण की बात की, तो हम प्रफुल्लित हो उठे। हमें लगा चलो जो काम हमने शुरू किया था, जिसकी ओरिजिनल शिल्पकार यूपीए की सरकार श्रीमती सोनिया गांधी थी, हमने राज्यसभा में बिल पारित कराया था, अब वो क्रियान्वित होगा। लेकिन अब पता चला कि मोदी जी की नीति और नियत दोनों में खोट है। आज भी महिला आरक्षण पर किंतु परंतु अपितु से पूरा बिल भरा पड़ा है। आज भी यह जुमला इसलिए दिया गया क्योंकि अपनी आगामी हार साफ दिख रही है और मोदी जी के स्कोर कार्ड पर नील बटा सन्नाटा है। तो महिलाओं को एक जुमला दे दिया गया महिला आरक्षण का, लेकिन असलियत इस बिल में साफ हो गई, क्योंकि यह बिल साफ तौर से कहता है कि महिला आरक्षण तभी होगा जब पहले जनगणना होगी, फिर डिलिमिटेशन होगा और उसके बाद महिला आरक्षण क्रियान्वित होगा। मतलब 2029 से पहले महिला आरक्षण संभव ही नहीं है। जिन लोगों को लग रहा था कि 2024 में 10 साल सत्ता चलाने के बाद मोदी जी एक काम तो अच्छा कर जाएंगे, उनको भी ठग लिया मोदी जी ने। आज इस देश की महिलाएं अपने आप को ठगा महसूस कर रही हैं, क्योंकि डिलिमिटेशन, जनगणना होते होते 2029 तक ही यह संभव हो पाएगा। यह जो बिल था, हमारा लाया हुआ बिल, राज्यसभा में 9 मार्च 2010 को पारित हुआ था। अगर आपकी नीति और नियत साफ होती तो आप उसी बिल को लोकसभा में लाते, बिना कंडीशन के उसको पास कराते और महिला आरक्षण एक रियलिटी बनता। लेकिन असलियत यह है कि आपने महिला आरक्षण के नाम पर भी देश की आधी आबादी को एक जुमला थमा दिया। बहुत कुछ कहने से ज्यादा एक ही चीज कहना चाहती हूं आज। अगर आपकी नीति साफ है तो आपको फिर से जाकर वही काम करना चाहिए जो हमने किया था। किंतु परंतु अपितु हटाइए, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कीजिए। जो दूरदर्शिता राजीव गांधी जी ने दिखाई, आज उसका परिणाम है कि 30 लाख से ज्यादा निर्वाचित लोकल बॉडी इलेक्शंस में 10 लाख से ऊपर महिलाएं हैं। जो दूरदर्शिता और दृढ़ निश्चय सोनिया जी ने और मनमोहन सिंह जी ने दिखाया था, वो एक बार अगर आप दिखाते तो 2024 के चुनावों में महिलाओं की 1/3 भागीदारी होती। लेकिन अब जो आपने किया है वो एक इवेंट था, वो जुमला था। आपको नए सदन में जाना था, एक बड़ा इवेंट करना था और बड़े इवेंट को करने के बाद निकला क्या? खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। खोदा पहाड़ और पता चला 2024 में नहीं, ये तो 2029 में शायद संभव हो पाएगा। अगर आप चाहते तो आप जनगणना 2020 से 23 के बीच में करा सकते थे। सब कुछ हुआ लेकिन जनगणना नहीं हुई। फिर भी आपने जनगणना को और डिलिमिटेशन को एक क्राइटेरिया बनाया। तो देश की महिलाएं आपसे आज सवाल पूछ रही हैं कि अपने जुमलों का शिकार आपने इस देश की आधी आबादी को भी बना दिया। कांग्रेस यूपीए सरकार ने इसका मुद्दा उठाया, तमाम कठिनाइयों का सामना करते हुए राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल को पास भी किया। दुर्भाग्य से कुछ राजनीतिक दलों के कारण लोकसभा में वह पास नहीं हो पाया। लेकिन आज जैसे कि हमारे यहाँ शोभा जी और हमारी बहनों ने कहा, आज हम विपक्ष में हैं, लेकिन कांग्रेस महिला आरक्षण के अपने संकल्प से पीछे नहीं हटेगी और इस एनडीए सरकार पर पूरा दबाव बनाएंगे कि वह जल्दी से जल्दी ही इस विधेयक को पारित करे। हमारी पार्टी को पूरी उम्मीद है कि चर्चा के बाद इस बार ये महिला आरक्षण बिल जरूर पास हो जाएगा, जो ये अभी तक लंबे अरसे से लटका हुआ था। और इस संदर्भ में मैंने अपनी पार्टी की ओर से एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार संसद में ये कहा था कि हमारी पार्टी तो ये चाहती है कि देश की महिलाओं को लोकसभा व राज्य की विधानसभाओं में आरक्षण 33% देने की बजाय यदि उनके आबादी को भी ध्यान में रखकर 50% आरक्षण दिया जाता है तो इसका भी हमारी पार्टी पूरे तय दिल से
स्वागत करेगी। सरकार इसके बारे में भी जरूर सोच विचार करे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा था कि महिलाओं को जो भी आरक्षण दिया जाता है तो उसमें से SC, ST व OBC वर्गों की महिलाओं का आरक्षण का कोटा अलग से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अर्थात इन्हें यानी कि SC व ST को अब तक मिल रहे कोटे में शामिल ना किया जाए, क्योंकि बात ये चल रही है कि जो पहले से SC, ST को आरक्षण मिला हुआ है लोकसभा व विधानसभा में, जो भी इनको आरक्षण है तो उसमें से इनको कोटा दिया जाए। तो इसके पक्षधर नहीं है हमारी पार्टी की। महिलाओं को उसके SC, ST को जो रिजर्वेशन मिल रहा है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में, उसमें से इनको दिया जाए, ये ठीक नहीं है। इनका बना रहे, जो अब 33% दिया जा रहा उसमें से इनकी व्यवस्था होनी चाहिए। अर्थात वरना इन वर्गों के साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी होगी। और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो फिर इन सभी वर्गों की पिछड़ी महिलाओं को यहाँ सामान्य सीटों पर जल्दी से मौका नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ जातिवादी पार्टियाँ शुरू से ही इन वर्गों को किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहती हैं। जबकि भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन वर्गों के पिछड़ेपन को दूर करने व इन्हें स्वाभिमान की जिंदगी बसर करने के लिए इन्हें सरकारी नौकरियों व राजनीति आदि में अलग से इसलिए आरक्षण देने की व्यवस्था की थी, क्योंकि इन वर्गों के लोग यहाँ सदियों से जातिवादी व्यवस्था के तहत शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हुए थे, जो अभी भी पिछड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी ये चाहती है कि इन वर्गों की महिलाओं को आज पेश किए जाने वाले महिला आरक्षण बिल में इनके लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था जरूर की जानी चाहिए। और यदि ऐसा नहीं किया जाता है और ये बिल वर्तमान स्थिति में ऐसे ही पास कर दिया जाता है तो फिर हमारी पार्टी ये मानकर चलेगी कि इस मामले में भी बीजेपी व कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोगों की जातिवादी मानसिकता अभी तक भी नहीं बदली है और ये पार्टियां इन वर्गों को अभी भी पिछड़े हुए बनाए रखना चाहती हैं। इसके साथ ही ये भी सर्वविदित है कि इस बिल में इनकी सीटें निर्धारित करने को लेकर जो भी मापदंड तय किए जाएंगे तथा सीटें आदि जो भी बढ़ाई जाएंगी तो उसमें किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अर्थात उसमें पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए और ये बिल समय से भी लागू होना चाहिए। बीएसपी की ये पुरजोर मांग व सलाह भी है।